ये भारत के लिए खतरे की बात है, चैलेंज भी है, चुनौतियां भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पीछे नहीं है। आक्रामक कूटनीति वो अपनाते हैं और उनकी एक बहुत बड़ी खासियत है कि वो उस कूटनीति में मरम्मत नहीं करते। तो यहाँ पे चीन को थोड़ा सा झटका जरूर लगा है और यही भारत की रणनीति होनी भी चाहिए, क्योंकि वो भी समझने लगे कि मीडिया के बिना नहीं चलेगा। तो उन्होंने आग्रह किया और भारत ने कर्ज स्थगित किया, साथ ही फूड कोटा भी बढ़ा दिया मालदीव्स का। विदेश नीति को लेकर ये बड़े ज्यादा एग्रेसिव हुए हैं। तो उससे भी चाइना थोड़ा, ये कहिए कि एक डर भी है उसको, भारत से एक डर भी है। चाइना में खलबली इसी बात को लेकर है। चाइना अभी बिल्कुल एंटी मोदी है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उसको मोदी से फायदा नहीं। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल चर्चा में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे चीन के जाल की, वो जाल जो सार्क देशों में वो फैला रहा है भारत को कमजोर करने के लिए, और भारत उसके खेल को कैसे फेल करेगा, क्या रणनीति अपना रहा है, आज हमारी चर्चा उसी पर होगी। हमारे साथ हैं खालिद रशीद जी। खालिद जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। चीन जाल फैला रहा है और सभी देशों में पांव पसार रहा है। रणनीति कई तरह की है, मकसद कई तरह का है। एक तो हिंद महासागर में वो चाहता है कि उसकी पैठ बने, वहाँ थोड़ा सा उसका दखल कम था जी, लेकिन मालदीव में वो पैर फैलाया और कुछ वहाँ अपना बढ़ाया है, गतिविधि ज़्यादा ही बढ़ा दिया है। तो जो भी सार्क देश हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी एक्ट ईस्ट नीति के तहत उन्होंने अपने पड़ोसियों पर बहुत ध्यान दिया, काफ़ी पैसे भी खर्च किए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी उन्होंने लगाया पैसा और उनकी ज़रूरतों का भी, सहूलियतों का भी ध्यान रखा, क्योंकि वो चाहते थे कि पड़ोसियों के साथ संबंध मजबूत हो। लेकिन चीन जो है, उनके इस रणनीति के तोड़ में अपना पैर भी फैला रहा है और तेज़ी से फैला रहा है। ये भारत के लिए खतरे की बात है, चैलेंज भी है, चुनौतियां भी हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पीछे नहीं है। आक्रामक कूटनीति वो अपनाते हैं और उनकी एक बहुत बड़ी खासियत है कि वो उस कूटनीति में मरम्मत नहीं करते हैं। यदि आप मेरे दोस्त हैं तो बहुत ही अच्छे ढंग से रहते हैं, और यदि आपने दुश्मनी की तो फिर वो उसका बदला भी बहुत अच्छी तरह से लेते हैं और बताते हैं कि तुम मेरे साथ अच्छा रहोगे तभी हम तुम्हारे साथ अच्छे रहेंगे। उसके आक्रामक कूटनीति के फायदे और नुकसान, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला तो यही है कि जो चीन अपना जाल फैला रहा है उसका क्या प्रभाव भारत पर पड़ेगा और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, जहाँ तक हिंद महासागर का क्षेत्र है तो मेरा कंसर्न ये है कि इस पूरे इलाके में भौगोलिक दृष्टिकोण से ये हमारा सबसे निकट का इलाका है, भारत के सबसे निकट का इलाका है। और दूसरा ये है कि हम यहाँ पे हमारी से रही है, यानी जो जितने भी कंट्री हैं वो उनकी हमसे बड़ी अच्छे संबंध रहे हैं, सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, व्यापारिक संबंध रहे हैं, और कई स्तरों पे हम लोग कह सकते हैं कि आंशिक रूप से सामरिक संबंध भी रहे हैं। खासकर मालदीव की अगर हम लोग चर्चा करें तो मालदीव के साथ हमारे किस तरह के साथ बीच में एक फेज आया ज़रूर, जब मुइज़्ज़ू जो राष्ट्रपति इस वक्त वहाँ पे हैं, वो जब वहाँ पे चुनाव जीते तो उन्होंने भारत के खिलाफ एक तरह से चीन के उत्साहवर्धन से एक तरह से एंटी इंडिया स्टैंड लिया, लेकिन वो एंटी इंडिया स्टैंड वहीं फेल कर गया। भारत ने जो आक्रामक रुख दिखाया वहाँ पे, मुइज़्ज़ू की जो रणनीतिक चाल थी या जो भी वो स्टेप ले रहे थे, बयान भारत के खिलाफ बयानबाजी हो रही थी, भारतीय हितों के खिलाफ वो बोल रहे थे चीन के कहने पे, तो उसमें भारत ने जो अपना स्टैंड लिया उससे मालदीव को ये बात समझ में आ गई कि हमारा जो सबसे बड़ा सहयोगी है भारत, वो हमसे कहीं दूर ना हो जाए और इसका हमको नुकसान होगा। तो वहाँ पे पॉलिसी में हम लोग बदलाव देखते हैं, मालदीव की पॉलिसी में बदलाव देख रहे हैं, जो बहुत जल्दी हो गया, ऐसा किसी ने उम्मीद नहीं किया था। तो यहाँ पे चीन को थोड़ा सा झटका जरूर लगा है और यही भारत की रणनीति होनी भी चाहिए,
क्योंकि सार्क देशों के बीच भारत की जो से है, भारत की जो पैठ है, भारत की जो पकड़ है, वो बहुत ही मजबूत रही है, क्योंकि हर स्तर पे भारत इनका सहयोगी रहा। वो चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे मालदीव हो, चाहे श्रीलंका हो, ये इन सभी देशों के साथ भारत के संबंध बड़े मधुर रहे हैं। पाकिस्तान को हम लोग थोड़ा सा किनारे रखें, क्योंकि पाकिस्तान की नीतियां ही कुछ ऐसी रही हैं कि हमारे साथ वो सामंजस्य बनाने में नाकाम है। हम चाहते ज़रूर हैं कि हम अपने जो इमीडिएट नेबर्स हैं उनके साथ अच्छे संबंध रखें, लेकिन पाकिस्तान की जो नीतियां हैं, चाहे जिस कारण से भी हो, पाकिस्तान की नीतियां हमेशा एंटी इंडिया रही हैं। वो इस कारण से हम उनके साथ अपने तौर पे कदमी करते भी हैं, तो अच्छे संबंध बहुत दिनों तक नहीं रह पाते हैं। जो इतिहास धोखा मिला है बार बार, बिल्कुल इतिहास गवाह है जब भी आप पहल किए हैं बदले में आपको धोखा मिला है जी। तो मेरा कंसर्न सुनीता जी यही है कि इस इलाके में चाइना को हमको उन्हीं के डिप्लोमेटिकली, जिस तरह की डिप्लोमेसी वो वहाँ पे चल रहे हैं, उसी शब्दों में, उसी अंदाज में हमको उनको जवाब देना है। और आज की जो भारत सरकार है और विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, जितने अनुभवी हैं, जितना उनका जो एक एडमिनिस्ट्रेटर की जो भूमिका होती है, विदेश नीतियों के जो ज्ञाता हैं, तो उनकी जो स्ट्रेटजी है, सरकार की जो स्ट्रेटजी है, वो काउंटर करने में हम सफल हैं। चाइना को हम ये बताने में सफल हैं कि आप जो अपना घुसपैठ कर रहे हैं यहाँ पे, वो बहुत दूर तक कामयाब नहीं हो सकता है। तो ये कंसर्न जो हमारा है, यही अवसर भी है। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये अवसर भी है, ये अपॉर्चुनिटी भी है। ये अगर चुनौती है तो यही अपॉर्चुनिटी भी है, और हमें इस चुनौती को अपने अवसर में कन्वर्ट करना चाहिए, और इसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो हम लोग ऐसे शुरुआत मालदीव से ही करते हैं। तो जो हमारी कूटनीति रही है, हमारे देश की या हमारी सरकार की जो कूटनीति रही है, तो किस तरह से आक्रामक रही है, उस पर एक चर्चा करते हैं। पहला तो ये है कि मालदीव ने, जब मोइजू ने इंडिया आउट का नारा दिया, तो उसका पहला जवाब दिया प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप जाकर, लक्षद्वीप को, क्योंकि मालदीव का टोटल जो आय है उसकी, वो पर्यटन से है, और कुछ उसके पास है नहीं, और बड़ी संख्या में भारतीय मालदीव जाते थे। बिल्कुल। और एक बैग वहां पर्यटकों का जाना बंद हो गया, आर्थिक चोट उसको पड़ी। और दूसरी बात ये रही कि अभी के बजट में प्रधानमंत्री, बॉलीवुड का भी फेवरेट डेस्टिनेशन है मालदीव, बिल्कुल रहा है, वहां भी रोक लगी, और लोग स्वतः रोक लगाए। ऐसा नहीं है कि कोई अपील की गई, स्वतः रोक लगाए। और दूसरी बात ये कि जो अभी बजट आया है, बजट में भारत ने कटौती की है, मालदीव को दिए जाने वाले फंड में कटौती की है, और भूटान की भी कटौती की गई है। कटौती कई देशों की गई है, उसमें अफगानिस्तान भी है, उसमें म्यांमार भी है, श्रीलंका का बजट 3 गुना 4 गुना बढ़ा दिया गया है, नेपाल का बढ़ा है, बाकी देशों का, बांग्लादेश का भी मामूली कम हुआ है, लेकिन कम हुआ है। सबसे ज्यादा कम हुआ है मालदीव का। तो 2 चाल चली है भारत ने। पहला चाल तो ये था कि बजट में कटौती की, ये शायद ही कहिए कि दूसरी चाल थी। पहली चाल ये थी कि मालदीव कर्ज में डूब रहा है, IMF ने चेतावनी दे दी उसको, और भारत ने क्या किया कि उसको कर्ज में थोड़ी राहत दी, $50 बिलियन का कर्ज स्थगित किया। मोइजू को आग्रह करना पड़ा मोइजू को, क्योंकि वो भी समझने लगे कि मीडिया के बिना नहीं चलेगा, तो उन्होंने आग्रह किया और भारत ने कर्ज स्थगित किया। साथ ही फूड कोटा भी बढ़ा दिया मालदीव्स का। लेकिन मालदीव्स को दिए जाने वाले जो सहायता जो है, मालदीव्स को जो सहायता दी जाती है उसको कट कर दिया। तो एक साथ धमकी भी दी और सहयोग भी किया। धमकी यह है कि तुम्हारी जो राशि है वो हम कम कर रहे हैं, लेकिन सहयोग ये किया कि आपके कर्ज को स्थगित किया। कहने का तो तात्पर्य ये था कि मेरे साथ ढंग से रहिए। और उसका तुरंत प्रभाव ये आया कि अभी मालदीव का स्वतंत्रता दिवस था, तो मोइजू अब एकदम तारीफ करते नजर आए। चीन की भी तारीफ की है, लेकिन भारत की तारीफ, मालदीव की अर्थव्यवस्था को सुधारने में भारत का आभार जताया और खूब तारीफें की। यही नहीं, वहाँ के पर्यटन मंत्री अब इंडिया आ रहे हैं और यहाँ रोड शो करेंगे बड़े शहरों में,
ताकि मालदीव्स लोग अधिक से अधिक संख्या में जाएं। जी। तो काउंटर बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारी सरकार बहुत अच्छा काउंटर कर रही है, हमारे विदेश मंत्री तो बहुत ही जानकार हैं और बिल्कुल, ये हमारी कूटनीति की विजय है। काउंटर बहुत अच्छा हो रहा है। जैसे इसी तरह नेपाल में चूंकि जो नेपाली कांग्रेस है उस संख्या बल में अधिक है और वो भारत समर्थित मानी जाती है, सरकार उसके सहयोग के बिना बनेगी नहीं। तो बस वो देखिए कि अप डाउन, हम ये डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं कि भारत की उसमें कोई भूमिका है, लेकिन अंदाज लोग लगाते हैं। ओली जब चीन के तरफ ज़्यादा बढ़ रहे थे, एक बैग से उनकी सरकार गिर गई और उसके बाद प्रचंड आए। प्रचंड भी जब थोड़ा बहुत मुंह खोलना शुरू किए उधर, तो उनकी सरकार भी गिर गई। कुल मिला के अस्थिर नेपाल है, भारत के चलते नहीं अस्थिर है, अपनी चाइना परस्ती के चलते अस्थिर है और उसमें मदद दे रहे हैं। ये पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट खोला, चाइना ने कर्ज के जाल में फंसा दिया नेपाल को। तो चाइना जहां भी जाता है वो जाल फैलाता है, एक्चुअली उनका हितैषी नहीं होता है किसी भी। भारत जो करता है वो सहृदयता के साथ करता है, उसमें कोई उसका बहुत चाल नहीं रहती है। भारत की परस्पर सहयोग की कूटनीति है कि हम आपका सहयोग कर रहे हैं और आप भी हमारा सहयोग कीजिए जो आपकी क्षमता है। हम अपने पड़ोसियों से इसी तरह के रिश्ते निभाना चाहते हैं। लेकिन चीन की जो पॉलिसी है, चीन की जो नीति है, चीन की जो डिप्लोमेसी है, वो है दादागिरी की। बिल्कुल, कि आप हमारे पूरी तरह से मातहत हो जाएं, आपकी आइडेंटिटी खत्म हो जाए तो हो जाए। इस बात को जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनको भी ये बात समझ में आती है, बांग्लादेश को भी ये बात समझ में आती है बिल्कुल कि भारत से हमारा संबंध जो है वो मधुर होना चाहिए क्योंकि ये हमारे हित में है। नेपाल को भी ये बात समझ में आती है। नेपाल से हमारा रोटी बेटी का जो रिश्ता है, नेपाल से हमारे जो परस्पर संबंध है वो कितने प्रगाढ़ हैं, इसको ये बात समझिए कि खुली सीमा जो है वो हम दोनों के बीच जो बॉर्डर है वो पूरी तरह से खुली है। वहाँ के जो गोरखा हैं वो हमारी आर्मी में बहुत समय तक भर्ती होते रहे थे, इधर जो है वो बंद हो गया है वो सिलसिला। तो इतना हमारा घनिष्ठ संबंध है नेपाल से। और चाइना की जो नीति है वो यूज करने की नीति है, यूज एंड थ्रो। बिल्कुल, भारत की कब्जा करने की नीति, भारत की नीति ये नहीं रही है। हाँ, भारत किसी पर कब्जा नहीं करता है। बिल्कुल, यहाँ चाइना का ये है कि पहले कर्ज के जाल में फंसाएगा, आपको खूब हेल्प लेकिन अगर हम लोग नेपाल की बात कर रहे हैं तो वहां पे कम से कम ये जरूर बात करना चाहिए कि भारत को अपनी स्ट्रेटेजी नेपाल के प्रति थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी। बिल्कुल, वहां पे चाइना जो है वो अपना निवेश बढ़ा रहा है, उनको एक तरह से जो है अपने मातहत करने की जो पूरी जिस जाल की बात आप कर रही हैं वो जाल को वहां पर ज्यादा मजबूती से वो फेंक रहा है। तो हमें उस जाल का काट करना होगा क्योंकि नेपाल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहां सिर्फ हम जो वहां की पॉलिटिक्स है उसको ही प्रभावित नहीं करें, बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था जो है वो कैसे मजबूत हो। तो हम इस दिशा में लगातार प्रयास करें। ऊर्जा क्षेत्र में हम नेपाल की लगातार सहायता करते हैं, बहुत सारी परियोजनाएं चल रही हैं। उनके जो रेल नेटवर्क है उसमें भी हम सहायता कर रहे हैं, लगातार सहायता कर रहे हैं। और इसमें जो है हमारा ध्यान फोकस थोड़ा सा बढ़ना चाहिए ताकि नेपाल के प्रति उनकी थोड़ी भी चाइना के प्रति नेपाल की अगर थोड़ी सी भी पहलकदमी ज्यादा हो रही है तो उसमें वो रोक लगे और उनको ये बार बार याद आता रहे कि भारत हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं। हमको तो लगता है कि अब ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए, उन देशों में पैसे लगाइए, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप चाइना की रणनीति को ढंग से बेनकाब कीजिए। आप उन देशों को बताइए कि किस तरह जिन देशों ने चाइना से सपोर्ट लिया उनका क्या हश्र हुआ। आप उदाहरण स्वरूप बता रहे हैं, ये पाकिस्तान की ले लीजिए, पाकिस्तान का देख लीजिए। जब तक वो अमेरिका की सरपरस्ती में था, फल फूल रहा था, जब से चाइना की सरपरस्ती में गया है बर्बाद हो गया है, खाने के लिए मुहताज है और कर्ज के जाल में पाकिस्तान की जो तस्वीरें आती हैं और पाकिस्तान के नागरिकों की जो टिप्पणियां आती हैं अपनी ही सरकार के खिलाफ, वो ये बताने के लिए काफी है कि चाइना से जो उनकी निकटता बढ़ी है, चीन से निकटता जो बढ़ी है, दोस्ती जो बढ़ी है, उसका किस तरह से उनको नुकसान हो रहा है। तो ये बताने के लिए काफी है। नहीं, अब एक बार हम ऐसे ही पाकिस्तानी किसी पत्रकार का देख रहे थे, उनका एनालिसिस देख रहे थे। उन्होंने यही बताया कि पाकिस्तान जो अमेरिका था वो एड देता था पाकिस्तान को,
और चीन कर्ज देता है जी। और कर्ज ही नहीं देता है, वो बहुत ही हैवी इंटरेस्ट पे कर्ज देता है अपनी शर्तों और पे। क्या करता है, हिडन रखता है। ज्यादातर ये लोग पब्लिक को नहीं बताते हैं कि हम इतने ऊंची ब्याज दरों पर चीन से कर्ज ले रहे हैं, और उसके बाद ब्याज दरें ही इतनी हो जाती हैं कि इनको कर्ज चुकाना मुश्किल होता है। बदले में क्या करता है कि उनसे कुछ उनकी संपत्ति ले लेता है, जी। कोई भी उनका ये जो एसेट्स होते हैं उनको हड़प लेता है। श्रीलंका में देखिए उसने क्या किया, बंदरगाह ही ले लिया, पोर्ट ही ले लिया उसका, और उसके बाद श्रीलंका कैसे दिवालिया हुआ, किस तरह से बर्बाद हुआ, किसी से छुपा नहीं है। इंटरनल इमरजेंसी की बिल्कुल, स्थिति वहां पे क्या हम हो लोगों ने गई थी, देखा। आप सभी लोग जी, देखते हैं बिल्कुल, पूरा। बिल्कुल। और इन सब के पीछे हाँ, चीन है। श्रीलंका की बर्बादी का जो एक पूरा एपिसोड सामने आया, हाँ। उसमें चीन ही पीछे खड़ा हुआ बिल्कुल, था। बिल्कुल। उसका जो कर्ज था, असली मुद्दा, असली कारण तो वही था। हाँ, तो यही मेरे कहने का मतलब है कि सरकार अच्छे से निपट रही है, काफी आक्रामक कूटनीति हम अपना रहे हैं, और कहीं से भी चीन बढ़ जरूर रहा है, कोशिश प्रयास कर रहा है, लेकिन उस हद तक बढ़ नहीं पा रहा है, उसको हम रोक रहे हैं। लेकिन जरूरी है कि सरकार बेनकाब करे और अच्छे से अपने तंत्र को पैसा और इंफ्रास्ट्रक्चर तो दे ही रही है, बिल्कुल। लेकिन वो चाइना की खतरनाक चालों के बारे में अपने पड़ोसी देशों को और अच्छे से अवेयर कराए, उनको अपना तंत्र विकसित करे, बताए कि किस तरह उसके कर्ज के जाल में फंस के देश बर्बाद हो रहे हैं। तो ये बताना जरूरी है, हमको लगता है इसके लिए काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, ये थोड़ा सा बिल्कुल भारत को अपनी विदेश नीति में फोकस करना होगा। हाँ, चीन पे, हाँ, चीन पे पूरी तरह से फोकस करना होगा। और मेरी जो समझ है, मुझे ये लगता है कि चाइना को एक्सपोज करना बस, जो सार्क कंट्रीज हैं खासकर, उनके सामने एक्सपोज करना है कि चाइना की नीति क्या है, चाइना करना क्या चाहता है आपके साथ। आपके साथ अगर वो दोस्ती कर रहा है तो उसकी बहुत बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। ये भारत की विदेश नीति का हिस्सा होना चाहिए, उनको बताना होगा। दूसरा ये है कि भारत को जो सार्क कंट्रीज हैं, भारत के जो सत्ताधारी दल जो होता है उसके साथ तो बड़े अच्छे संबंध रहते हैं, लेकिन उनके साथ भी कम्युनिकेशन भारत को करना चाहिए, जो वहाँ का विपक्षी दल है। अगर हम लोग बांग्लादेश की बात करें तो शेख हसीना के साथ बड़े अच्छे संबंध उनकी पार्टी के साथ, लेकिन जो अपोजिशन है वहाँ का, बिल्कुल, उसके साथ हम बहुत अच्छा सामंजस्य नहीं बना पा रहे हैं। तो हमें अपनी विदेश नीति पर पूरी तरह से फोकस करना है, और इसके लिए ज़रूरी है कि जो वहाँ का जो विरोधी दल है उसके साथ भी हमारा सामंजस्य होना चाहिए, ताकि कल के डेट में अगर वो वहाँ पे सत्ता में आते हैं तो हमारे रिश्ते वैसे ही रहें जैसे कि हम चाहते हैं। तो ये इस फ्रंट पे भी काम करना होगा। एक और बात है, बड़ी बात है कि चाइना के आक्रामक होने के पीछे भी कहीं ना कहीं भारत की आक्रामकता है। पहले ये था कि चाइना के सामने हम दबे रहते थे, कुछ भी नहीं करते थे, कहीं ना कहीं थोड़ा डर भी था। अब जैसे ये सरकार आई है, ये बहुत आक्रामक पॉलिसी अपना रही है, जैसे बॉर्डर में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप करना, चाइना के विरोध की परवाह किए बिना ही इन्होंने जोरदार वहाँ अपना सब कुछ साज सज्जा की है, सड़क, एयरपोर्ट, सब कुछ बन रहे हैं। पहले नहीं बनते थे, डर से नहीं बनते थे चाइना के। दूसरी बात यह है कि विदेश नीति को लेकर ये बड़े ज़्यादा एग्रेसिव हुए हैं, तो उससे भी चाइना थोड़ा, ये कहिए कि एक डर भी है उसको। हाँ, भारत से एक डर भी है। चाइना में खलबली इसी बात को लेकर है। टोटल इस खित्ते में कहिए तो एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बन के उभर रहा है। पहले वो बात नहीं थी, रूस और चाइना का दबदबा था, अब भारत एक बड़ा खिलाड़ी बन के उभर रहा है। तो ठीक है, काफी अच्छा जा रहा है सब कुछ, लेकिन पर्याप्त नहीं है। ये जरूरी है कि और उपाय किए जाएं चाइना को रोकने के लिए। पर्याप्त नहीं है, और उपाय करने की जरूरत है, और उस चाइना को एक्सपोज करने की जरूरत है। तो सामरिक तौर पे हमें मजबूत होना होगा। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सामरिक तौर पे हमें बहुत मजबूत होना होगा। हाँ, क्योंकि हमें ये विश्वास दिलाना है, मजबूत संबंध हम किसी दूसरे से अगर चाहते हैं, दोस्ती अच्छी चाहते हैं, दूसरे हम पे भरोसा करें, तो उनको ये विश्वास होना चाहिए कि मुश्किल समय में अगर किसी तरह की ऐसी सैन्य संकट की स्थिति पैदा होती है किसी भी पड़ोसी देश में, तो हम उनकी मदद करने की स्थिति में हैं, हम डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये विश्वास भी दिलाना जरूरी है। तो सामरिक तौर पे हमें मजबूत होना है, कूटनीतिक तौर पे हम मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जो सामरिक क्षेत्र में थोड़ी सी जो गैप थोड़ा बड़ा है चीन के साथ, उस पे हमको मेहनत
निश्चित रूप से करना है, अपने आप को पूरी मजबूती के साथ वहाँ पे हमें दिखाना है। हाँ। तो इससे हमारे जो डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं इन देशों के साथ वो और मजबूत होंगे, प्रगाढ़ होंगे। हाँ, तो एंड हम लोग करते हैं, इस बात को लेके थोड़ा सा हम क्लियर करना चाहेंगे जी। कि कोई भी देश जो होता है ना, वो भले मिले दोनों पक्ष से, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि एक का ही समर्थन पॉलिटिकल पार्टी का करता है, कोई भी देश हो। जी। जैसे चाइना अभी बिल्कुल एंटी मोदी है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि उसको मोदी से फायदा नहीं। कोई भी देश जो सरकार उसके उसमें रहती है, पक्ष में रहती है, जो पार्टी लगता है कि उसके हितों को पूरा करेगी, तो उसके तरफ झुकाव इस रहता ही परिपाटी है। को, मैं इसी परिपाटी को बदलने की बात कर रहा हूं। हाँ, बदलने में ये सही है, बदलने में घाटा ये सही है, ना। लेकिन हमें उस देश के साथ संबंध बनाना है, वहां की सरकारों के साथ संबंध नहीं बनाना। हाँ हाँ, लेकिन ये इम्पोर्टेंट होता यही है, होता है, ये होता यही है, और वैश्विक लेवल पर यही होता लेकिन है। हम इसमें थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। हाँ, कर सकते अपनी हैं, जरूरत बिल्कुल। के हिसाब से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो हम लोग इस चर्चा को यही विराम देते हैं। चाइना के जाल को काटने का तरीका खोजना होगा, चीन के खेल को फेल करने का तरीका खोजना होगा, और खोजा भी जा रहा है। जी। थोड़ा और आक्रामक तरीके से ढूंढा जाए, और हमें विश्वास है। हाँ, अपनी सरकार से विश्वास है। हाँ, सरकार के काम करने के तरीके पर हमारा यकीन है, हाँ, कि वो हो जाएगा। चाइना की कोई भी चाल जो है, हाँ, वो कामयाब नहीं होगी। हम कूटनीतिक तौर पे भी मजबूत हैं, सामरिक तौर पे भी मजबूत हैं, और हम आर्थिक तौर पे भी अपने आप को बहुत मजबूत बना चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पहले वाली स्थिति चाइना की हमारी इकोनॉमी से आगे अभी तो फिलहाल विकास नहीं दर में है। हम उससे आगे हैं। जी। इकोनॉमी में नहीं कहेंगे, विकास दर तो अभी हमारी हाँ, आगे विकास चल रही दर है, हमारी आगे जो चल- वर्ल्ड पे पहले नंबर 1 पे चाइना बिल्कुल, रहता था। बिल्कुल। तो खैर, चर्चा को यहीं विराम देते हैं। कूटनीतिक तौर पर एक नई जो अपडेट है वो बताते हुए कि मंगोलिया में अभी चीन विरोधी सरकार बनी है, और भारत बहुत तेजी से उससे रिश्ते बना रहा है। समुद्र में भी बहुत कड़ी चुनौती दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया, जापान और के साथ मिलके, क्वाड। और भी क्वाड का जो, तो ये लोग माने कहीं से भी पीछे नहीं है, लेकिन फिर भी चीन से सतर्क रहना होगा और उसको आगे बढ़ने से रोकने की रणनीति पर लगातार काम करते रहना होगा। दर्शकों, हमारी ये चर्चा आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया से ज़रूर अवगत कराइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार। और शेयर भी करें। बिल्कुल। नमस्कार।